चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। इजी से स्टार्ट करेंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स are there in 1 coulomb of negative charge? कितने इलेक्ट्रॉन्स है इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज? जब भी किसी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स बैठे में बहुत सारे, है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। तो अब हम लोग कहेंगे कि अब इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं चलो ठीक है, उसने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता लगाओ। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं बोलूँगा पूरी बॉडी पे चार्ज कितना है। आप कहेंगे सर -1 कूलम, ठीक है। अब ऐसा है, बाय क्वांटाइजेशन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन, है ना। क्वांटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, आपने रिवीजन में देखा था। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन हमने देखा है जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा, इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो मैं बोलूँगा ठीक है, देखो n इज इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन E। अब Q की वैल्यू क्या है बेटा? -1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। अब एक बात याद रखो बेटा, ये नंबर याद रखना, मैं जो बताने जा रहा हूँ। 1/1.6 क्या होता? 0.625 होता है, ये याद रखना। 1/1.6 कितना होता है बेटा? 0.625। अब -19 को ऊपर लेके जाओ, +19, है ना। अब यहाँ पर ये आगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मौजूद हैं। दैट इज n इज इक्वल्स टू 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पे मौजूद है। तुम सोचो कि अगर बॉडी के पर किसी बॉडी पे सिर्फ 1 कूलम का अगर चार्ज है, किसी बॉडी पर सिर्फ 1 कूलम का चार्ज होता है, तो उसके ऊपर मतलब 625, उसके आगे 16 0 लगाओ, उतने इलेक्ट्रॉन्स उस पर मौजूद है बैठे हुए, है ना। घस दिया आपने, घस के आपने और देखा कि भैया इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पर आ गया। मैं बोला इसको नेगेटिव चार्ज आ गया, कितना आया? 1 कूलम। इसका मतलब 625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। सोचो कितना आ गया उसके पास। आया समझ में? नेगेटिव चार्ज बोला मैं ना, 1 कूलम, ठीक है। आया समझ में? अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, एक और बात ध्यान में रखो, ये नंबर याद रखो, 0.625 इंटू 10⁻19। अगर मैंने बोला भाई बताओ 10 कूलम का चार्ज है, कितना? 10 कूलम का चार्ज, उस पर कितने, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो 10 कूलम का चार्ज है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है अगर पूछा जाए आपसे, तो कैसे पता लगाएंगे? सिर्फ उस 10 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। तो हो जाएगा वो कितना? 625 इंटू 10⁻18, है कि नहीं? 18 सॉरी, 0, या फिर चलो ठीक है 6.25 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। तो ऐसा जो भी नंबर आया बस उसको इससे मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी पे पेस्ट खोल दे बेटा। दरवाज़ा बंद करो। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स should be removed from a, बातें नहीं, conductor so that it acquires a positive charge
ऑफ 3.5 नैनोकूलम, 3.5 नैनोकूलम। तो एक बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाए? 3.5 नैनोकूलम का चार्ज आ जाए। देखिए वंस अगेन, टोटल चार्ज कितना है? 3.5 नैनोकूलम, यानी 3.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। फिर आगे अगेन क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, n इक्वल्स टू Q बाई ई। Q की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻⁹ और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 3.5 जैसे कि वैसे ही 1/1.6 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0.625 -9 और -19। -19 ऊपर जाएगा, +19 बन जाएगा, और -9 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या हो जाएगा? 10⁻10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? मल्टीप्लाई करो, पूरा आखिरी तक करना है, अप्रॉक्सीमेट नहीं। हम्म 2.1875 इंटू 10⁻10। सही, 2.1875 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। आया समझ? इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is having 3 into 10⁻⁻² coulomb. Determine whether this statement is true or false। पता लगाओ कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बेटा? बोलो, कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? एक बॉडी पे बोला गया है 3 इंटू 10⁻⁻² कूलम का चार्ज है, तो ये जो बोला गया है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, पता लगाना है। कैसे पता चलेगा बताइए? हाँ, n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n नेचुरल नंबर आ रहा है इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगर n आपका रैशनल नंबर आ गया, मतलब डेसिमल्स में आ गया अगर, है ना, तो भैया वो गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि q की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻² कूलम, और फिर n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E 3 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। n इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.625, 19 में से गए 2, 17, 10⁻17। ज़रा आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखो कितना रहा है। 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 7, 3 6 12 का 2 कैरी 1, 1.275 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? अरे सर डेसिमल आ गया। अबे तो पावर देखना, 10 का पावर कहाँ तक के है, इसको लगाने के बाद नेचुरल नंबर ही हो जाएगा ना ये। कई लोग बोल सर इतनी बार तो डेसिमल में आ रहे, तो भैया तुम 10 का पावर देखो ना। अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर ऐसा आता 1.275 इंटू 10 का पावर 2, अगर ऐसा आता तो कैलकुलेशन क्या होता? 127.5। अब बोलता मैं ये नेचुरल नंबर नहीं है,
है कि नहीं? पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से दिमाग लगाओ ना, ये तो 3 डिजिट के बाद ही सरक जाएगा डेसिमल, एंड 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल गायब हो जाएगा। ये तो 17 है, तो नेचुरल नंबर तो होना ही है कि नहीं? समझा गया पॉइंट? लाइट्स कैमरा एक्शन। वो लाइट बंद कर दो ऊपर वाला, एकदम टॉप में राइट वाला को, राइट कॉर्नर। ट्रू, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। आखिरी में लिख देना, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। कितना आ रहा? 1.875 आ रहा है ना? 1875। Hence, the statement is true। इसी कारणवश जो दिया गया हुआ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। -12 था वो, छोड़ो, हो गया ना, वो -2 में भी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a neutral metal sphere, a neutral metal sphere 5 × 10⁻21 electrons, 5 × 10⁻21 electrons are present। एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इफ 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इसमें से 10% इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्फीयर, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्फीयर। तो स्फीयर पे कितना चार्ज है ये आप कैलकुलेट करके बताएं। देखो बॉडी कैसी थी? न्यूट्रल थी, उस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इतने प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रल बोल रहा ना, तो इसमें अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो उतने प्रोटॉन्स भी हो गए। उसमें से उसके 10% आपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, है कि नहीं? 10%। अगर मान लो किसी बॉडी पे 100 इलेक्ट्रॉन थे और न्यूट्रल बॉडी थी, गौर से सुने, 100 इलेक्ट्रॉन थे और वो न्यूट्रल बॉडी थी, इसका मतलब अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 प्रोटॉन भी है। इसमें से मैंने मान लो 5%, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया होगा? 5 पॉजिटिव चार्ज आ गए होंगे, है कि है ना? 5% इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो 5 कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब मुझे ये निकालने के लिए, बताने के लिए कि इसने बोला कि देखो भैया आपने 10% बाहर निकाल दिया, 10% इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालिए। अगर इसका 10% तुमने बाहर निकाला, 10% बाहर निकाला, तो उतना ही क्या होगा? चार्ज आया होगा। जितना बाहर निकाले उतना पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो सिंपली तुम क्या करो, जो तुमको डेटा दिया हुआ है उसका 10% कितना है वो देख लो, इतने इलेक्ट्रॉन्स का 10% कितना होगा वो देख लो, है ना? 1/10 होता हो, तो तुमको 10% पता चल गया, उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, एक प्रोटॉन की या एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज से, ठीक? देखो मैं लिखता हूँ प्रॉपरली, गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, तो इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या है? तो वो है 5 × 10⁻, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रे बाबा से, हाँ, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना? एज पर गिवन
डेटा आपने क्या किए, इसका 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। द 10% ऑफ द गिवन क्वांटिटी, द 10% ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेर रिमूव्ड, उसको आपने निकाल दिए थे। दी गई क्वांटिटी का 10% आपने बाहर निकाल दिया था। तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटिटी ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या रहेगी, तो 10% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, 10% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी। अब 10% ऑफ इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा फिर, मान लो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, मैं इस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव को मैं लिखने वाला हूं स्मॉल एन से, मान लो, है ना। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपने रिमूव करे उसको क्या लिखने वाले, स्मॉल एन से। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 10%, यानी कि 10/100 किसका, इनिशियल क्वांटिटी का, यानी कि 1/10 किसका, इनिशियल क्वांटिटी, 5 × 10⁻21, यानी 5 × 10⁻20, है ना। तो भाई 10 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये आंसर ऐसा हो जाएगा। तो भैया अब इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाले गए, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, देयरफॉर चार्ज ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज कितना होगा, एनी। तो भैया Q इज इक्वल्स टू N, जो कि कितना है 5 × 10⁻20। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19। ये कितना हो जाएगा फिर 80 कूलम, है ना। 5 × 1.6 कितना होता है 8, 20 और -19 क्या हो जाएगा 10, है ना, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 कूलम्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इधर का हो गया, किसी को बाकी है, गुड। नेक्स्ट, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम। एक पॉलीथीन पीस जो है उसको रब करने के बाद पता चला कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कितने का 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम। फाइंड सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन उस पर ट्रांसफ़र हुआ वो। दूसरा मास गेन्ड बाय पॉलीथीन, कि पॉलीथीन ने कितना मास गेन किया। जी हाँ, मास तो गेन हो गई ना, उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना। इलेक्ट्रॉन का भले ही कम होता है मगर होता तो है मास इलेक्ट्रॉन का। मास गेन्ड बाय पॉलीथीन। छोटा हो जाएगा। अमन 10 रख, अगले इस पे जा, जाइए बेटा उधर।
चलिए अगला क्वेश्चन। पहला वाला आंसर तो आप बता सकते हैं एटलीस्ट मुझे, क्या दिया हुआ है कि बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। और उसमें सबसे पहली बात जो पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आता है, Q/E से। अब देखो निगेटिव चार्ज है -E, -Q, माइनस में लेंगे, नहीं भी लिए तो चलता है, वो मैग्नीट्यूड में लेके भी सॉल्व कर, मैग्नीट्यूड तो ही बोलेंगे इसको, विदाउट उसके भी सॉल्व किया तो चलेगा। -3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। 2 इंटू 10⁻12 नहीं सॉरी, हाँ 12। देखो ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, -7 -19, -7 + 19 कितना होता है, 10⁻12। तो भाई पहली बात तो पता चल गया कि इसके पास 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आके बैठ गए। इस पॉलीथीन पर, पॉलीथीन के टुकड़े पे इतने इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए। अब एक एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 इंटू 10⁻31। जैसे कि हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स होता है। इतने इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, देखो टोटल मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, 2 9 ज़ा 8, ये कितने हो, 2 1 ज़ा 2, 18.2 और -31 में से गए 12, कितना बचा, 30 में 28 ज़्यादा, 30 में से 12 जाते तो 18 19 है ना। तो 10⁻⁻19 किलोग्राम, तो कितना कम वज़न है, इसीलिए पता भी नहीं चलता कि उसके पास मास आया है। इतना कम वज़न हो रहा हो कि घसने में पता भी नहीं चलेगा कि भैया कि वो मास था, उसने गेन किया करके। नेक्स्ट, वंस अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन अब आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे। When a piece of polythene is rubbed with the wool, when a piece of polythene is rubbed with a wool, comma, a charge of -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम is developed on polythene। तो पॉलीथीन पे इतना चार्ज उसमें डेवलप हो गया। फुल स्टॉप। व्हाट इज द अमाउंट of mass which is transferred to the polythene। Be fast in calculating the answers। अमजद, कहाँ पे, डेवलप ऑन पॉलीथीन। चलिए, एक पीस ऑफ पॉलीथीन है जिस पे इतना चार्ज है, वो बोलो भैया उसने कितना, मतलब उस पर कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना मास ट्रांसफर हुआ उसके पास पॉलीथीन पे। करो कैलकुलेट आप।
इधर का हो गया, क्वेश्चन तो हो गया होगा। Calculate the number of electrons in 100 gram of carbon dioxide. Calculate the number of electrons in 100 gram of carbon dioxide. पहले ये करो, उसके बाद बताता हूँ वो वाला। पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना ही पड़ेगा आपको इसके लिए, है ना। कितना रहे 1.25, तो 1.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। पता चला उस बॉडी पे इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है एक्सेस में। फिर टोटल मास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.25 इंटू 10⁻12। मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम्स। करो देखो, बताओ कितना आता है उसमें, कितना रहा हो 11.376, ठीक। तो 11.376 इंटू 10⁻−19, पक्का 76 आएगा, 5 है ना। हाँ 375 आ रहा ना, चेक कर लो सब लोग। सेवन फाइव है ना ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे निकालेंगे। देखो इसका सिंपल से आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 100 gram of carbon dioxide is equals to number of electron in one atom of carbon dioxide multiply by number of atoms in 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। तो भैया अगर मैं जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भैया 100 ग्राम के कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जांपल के तौर पे, जस्ट एक मैं रफ एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं कहूँगा एक एक एटम में मान लो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक एटम में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मान लो उसके अंदर कुल मिला के 10 एटम्स आते हैं। कुल मिला के कितने एटम्स आते हैं 10, तो फिर 10 एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 20।
सिंपली आप वही करें ना, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखे आपने, मल्टीप्लाई बाय करे के जितने एटम्स है वो हो गया टोटल क्वांटिटी आपका। फिर सवाल उठता है कि भाई अच्छा ठीक है, ये तो पता चल गया कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, मगर हमें ये देखना पड़ेगा एक एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक करके। पहले इस बात पे फोकस करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ भैया कितना आता है इलेक्ट्रॉन, कितना आता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब कैसा है उसका। CO2 कार्बन में कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं 2, तो 8 और 8 16, 16 + 6 22, तो कितने नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एटम्स कितने होंगे इसमें, सॉरी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में कार्बन डाइऑक्साइड के 22, है ना। अपने को क्या पता चल गया कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के एटम में, है ना, इतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो ठीक है, ये पता चल गया। अब 100 ग्राम का जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कितने एटम्स होंगे वो देखते हैं अपन। देखो ये हम लोग निकाल सकते हैं मोल्स के एग्जांपल से। बोले कैसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या होता है, मास ऑफ गैस अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। हमको मास ऑफ गैस दिया हुआ है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास भी मालूम होता है। अगर हम ये चीज़ करेंगे कैलकुलेट तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ऑफ गैस। तो मास ऑफ गैस दिया हुआ है 100 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का 44। अरे भाई एटॉमिक नंबर अगर 22 है तो एटॉमिक मास नंबर डबल हो जाएगा ना उसका 44, 100/44। मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट बताता हूँ, 100/44 कितना आता है, वो आता है 2.28 हो जाएगा वो, ये हो जाएगा अराउंड 2.28 मोल्स। मतलब ये पता चल गया है कि नहीं। जैसे अगर बोलेंगे एक कैरेट में 10 डजन केले आते हैं, एक कैरेट में 10 डजन केले आते हैं, ये तो पता चल गया कितने डजन, है ना। और एक डजन में कितने होते हैं, अगेन 12 केले होते हैं। तो फिर मैं वो एक जितनी वैल्यू है, जितने डजन की वैल्यू आई उसको मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ बनाना से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो भाई हमको ये पता चल गया 100 ग्राम में इतने मोल्स आते हैं, 100 ग्राम में 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मोल्स आएंगे CO2 के। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, फिर आपका जो बोले थे नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना रहेगा फिर। तो देखो भाई 2.8 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना, Na, ये N0 जो भी बोलना है बोला, Na 6.023 × 10⁻23। तो ये पूरा वैल्यू डालने के बाद कितना आ रहा है वो देखो, या फिर डायरेक्ट आखिरी में डाल देना। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर फ्रॉम वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम of carbon dioxide is equal to number of electrons in atom of carbon dioxide कितना है 2.28 into 6.023 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स कितना है 22। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू आ गई 22 और उसकी वैल्यू ये पूरा आ गई, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू डाल दिया मैंने। अब देखो कैलकुलेशन कितना आता। बोलिए कितना आ रहा, 3 पॉइंट समथिंग, 3.02 into 10⁻25 इतने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स इसमें। देखो ये क्वेश्चंस बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखा है इस टाइप के, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन मतलब H2O, NO2, इसमें ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं।
अब आपको मालूम क्या करना है, हर एक चीज़ में देखो, हर एक चीज़ का पैटर्न सेम है। कोई भी बोले, जैसे मान लो H2O बोलता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे H2O में? ऑक्सीजन में कितने हैं? 8 है ना, ऑक्सीजन में 8, हाइड्रोजन का 1 1, H2 10 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या आएगी वैल्यू? 10। फिर उसके बाद मान लो आपने वाटर का मास दे दिया उसने 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो उसके मॉलिक्यूलर मास से फिर उसको डिवाइड करो 20 से, है ना, तो फिर वैसा कैलकुलेट करो। ऐसा कुछ आपको नंबर ऐसे ही चाहेंगे जिसका इजीली कैलकुलेट होता है, जैसे H2O का इजीली कैलकुलेट हो जाता, तो वो चांसेस है H2O के आने के। तो याद रखना, ये सिंपल लिख के रखो, कैलकुलेट कहीं साइड में, ये है ना, प्रैक्टिस फॉर H2O, यहाँ लिख के रखो, प्रैक्टिस फॉर H2O। क्या बता? नेक्स्ट, a sphere of lead of mass 10 gram has net charge minus 2.5 into 10 raised to power minus 9 coulomb. Find the number of electrons on the sphere. Find the number of electrons on the sphere. Second, how many excess electrons are per lead एटम? हर एक लीड एटम में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एटॉमिक नंबर ऑफ लीड is 82 and its atomic mass is 207 gram per mole. Oh my God! कितनी रोशनी! खोलो दरवाज़ा। तेज आंखें में छुप जा रही वो इतनी रोशनी इसमें। चलो क्या हो गया? क्या हो गया एमा? किस बात का गम है तेरे को? किसने कुछ बोला क्या? नींद आ रही? जा सो जा, घर पे जाके जा। चलो इधर ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक स्फीयर है जो लीड से बना है, उसका मास 10 ग्राम दिया गया है और नेट चार्ज इस पे -2.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9 कूलम दिया हुआ है। चलो एक एक चीज़ को लिख लेते अपन। स्फीयर ऑफ लीड ऑफ मास 10 ग्राम, मास जो है 10 ग्राम का है और उस पर जो कुल मिला के जो चार्ज है इट इज़ ऑफ -2.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9 कूलम। ठीक है, -2.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9 कूलम का
चार्ज है। पहला सवाल, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और दूसरा सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। देखो ये तो पूरी बॉडी का पूछा उसने, पूरी बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ क्या पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट पर लीड एटम, हर एक लीड एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके लिए उसने बोला कि एटॉमिक नंबर ऑफ लीड कितना है आपका 82, और एटॉमिक मास नंबर वो है 2207 ग्राम पर मोल। बेटा मगर ये याद रखो, ये पर मोल है, एटॉमिक मास नंबर पर मोल है, एटॉमिक मास नंबर पर मोल, हर एक मोल के लिए वो, कि भैया ये हर पर मोल में इतना एटॉमिक मास नंबर आएगा। ठीक है, चलो करो कोशिश, ट्राई करो। कहाँ इंसान गया हुआ है। चलो बात ही नहीं बेटा, पहले तो n निकाल लो। एक मोल में का इतना मास है, पूरी मास ऑफ गैस आपको दी गई है। N इज इक्वल्स टू Q अपॉन E माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। इसलिए पहला आंसर क्या है बताओ मुझको। बोलो। वन 1.5625। देखो इसका आंसर आएगा 1.5625 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पता ये चला इस चार्ज के वजह से, है ना, ये जो चार्ज है ये इतने इलेक्ट्रॉन्स के वजह से है। अब दूसरे सवाल पे आओ, थोड़ा क्वेश्चंस को देखो गौर से और लॉजिकली आप सोचो क्या कर सकते हैं। हर एक लीड एटम में कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे तो पहले ये पता लगाओ कि इसमें कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स है इसका पता लगाओ, है ना। फिर अपन नंबर ऑफ जो भी क्वांटिटी एटम्स की उससे डिवाइड करके अपने पता चल जाएगा पर एटम कितना है। कैसे पता लगाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। देख ये क्या दिया हुआ है, मास ऑफ गैस, और ये क्या दिया हुआ है, मास ऑफ गैस पर मोल, एक मोल में कितना आ रहा है ना। अपन सबसे पहले ये पता लगाएंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स है। अरे भाई अगर मैं बोलूँगा देखो पूरा गैस का मास इतना है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं वो बनाना से एग्जांपल लेता हूँ। मैं बोलूँगा कि भैया देखो जो कैरेट में जो देख रहा हूँ मैं, जो बनानास का बंच रखा हुआ है, पूरे जो कुल मिला के जो बनानास है वो मान लो 120 किलो के या 1200 किलो के, इमेजिन कर लो 1200 किलो के, ये पूरा 1200 किलो का है पूरा। और मैं कहूँगा कि अच्छा इसमें देखो हर एक कहाँ गया वो मास ऑफ पर मोल ना, तो मैं कहूँगा ठीक है
हर एक डज़न में 1 डज़न का जो वेट है वो 12 किलोग्राम का है। 12 किलोग्राम पर डज़न, 12 किलोग्राम पर डज़न। समझ में आ रहा है क्या आपको? है ना, 1200 किलो पूरा कैरेट का है। और फिर आपको क्या बोला हुआ है कि भैया 12 किलो जो वेट है, 1 डज़न का वेट है। तो भैया मुझे पता लगाना है कि भैया इसमें कितने केले हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, किलोग्राम पर डज़न। तो कितना आ जाएगा फिर? 100। पता चला ये 100 डज़न यहाँ पर है। इस कैरेट में कितने केले हैं? 100 डज़न, है ना। तो इसी तरह मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स पता लगाऊंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके अंदर वो पता लगाओ। तो नंबर ऑफ मोल्स जो म्यू है वो कैसे पता चलेगा? तो भैया देखो, आप कहेंगे कि टोटल कितना मास है आपका? 10 ग्राम, ठीक है। अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो भी आपको दिया ग्राम पर मोल वो दिया है, इससे डिवाइड करो तो फिर वो हो जाएगा 10 अपॉन 207 10 ग्राम और 207 ग्राम पर मोल, जिसके हिसाब से ये नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएंगी? 207 का लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल, ठीक है। इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 10 अपॉन 207 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर से। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 2.91 इंटू 10⁻22। 2.91 इंटू 10⁻22। तो नंबर ऑफ एटम्स जो रहेंगे 2.91 इंटू 10⁻22 आएगा। ओके, अब ये हो गए 2.91 इंटू 10⁻22 एटम्स, मतलब उसमें कुल मिलाकर इतने एटम्स मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको लग रहा है कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कितने एटम्स में है? 2.91 इंटू 10⁻22 एटम्स में। अच्छा ठीक है, पर एटम क्या होगा फिर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, जिसको चलो मैं N कर डालता हूँ, वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? स्मॉल n, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हो जाएगा 1.5625 इंटू 10⁻10 और ये हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻22। अब ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो उसका आंसर आएगा 5.36 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। कंसेप्चुअली देखा जाए तो बोलो क्यों गलत है? कंसेप्चुअली अगर देखा जाए, ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, इमेजिनरी, मगर एक्चुअल में अगर कंसेप्चुअली को देखा जाए तो क्वेश्चन ही गलत है पूरा। या फिर बोलेंगे आंसर इनवैलिड है। क्यों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता? हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे? नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहेंगे। वो देखो -13 प्लस में नहीं है, माइनस में हो, वो 0.0000 करके 536 आएगा। वो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये कहा जाएगा कि भैया ये इनवैलिड आंसर है। यहाँ लिख दो इसको याददाश्त के लिए, इनवैलिड आंसर। तो पांडे साहब ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया वो थोड़ा गलत कर दिया। बातें नहीं। अगला क्वेश्चन बड़बड़ करने के बजाय इस पे ध्यान दो।
10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल पर सेकेंड ऑन अ न्यूट्रल sphere. Calculate the time in which sphere gets charged by 2 माइक्रोकूलम। पता लगाओ कि स्फीयर जो है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज कितनी देर में हो जाएगा। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक मेटालिक स्फीयर है, उसके ऊपर कई सारे अल्फा पार्टिकल्स लगातार गिर रहे हैं। बारिश हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की, है ना, जैसे अभी पानी की बारिश हो रही है वैसी अल्फा पार्टिकल्स की बारिश हो रही है ना। हर 1 सेकेंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, गिर रहे उसके हर 1 सेकेंड में। मान लो कोई रैंडम टाइम टी पकड़ लो, अगर 1 सेकेंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स है तो टी सेकेंड्स में कितना निकलेगा, कितना गिरेगा? 1 सेकेंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स उस स्फीयर पे गिर रहे हैं, इंसिडेंट है 1 सेकेंड में, तो टी सेकेंड्स पे कितने आएंगे? टी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अच्छा ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, तुमको एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज मालूम है कि नहीं, जो भी है। तो अगर मैं वो एक अल्फा पार्टिकल के चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं बोलूँगा कि ये हो गया टी सेकेंड्स में उस पर कितना चार्ज इंसिडेंट है, टी सेकेंड्स पे उतना कितना चार्ज इंसिडेंट है। अब वो चार्ज इंसिडेंट जो है वो मेरे को वैल्यू मालूम है 2 माइक्रोकूलम। अगर वो चार्ज की वैल्यू डाल दूँ तो मुझे टाइमिंग का पता चल जाएगा। बात समझे क्या? पहले बोले कि 1 सेकेंड में इतना, तो टी सेकेंड्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स, टी सेकेंड में सॉरी इतने अल्फा पार्टिकल, सॉरी फिर से देखो, 1 सेकेंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स, तो टी सेकेंड्स में कितने अल्फा पार्टिकल्स? टी इंटू 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स, है ना। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं अल्फा पार्टिकल के, एक अल्फा पार्टिकल के चार्ज से, एक अल्फा पार्टिकल के चार्ज से, तो ये हो जाएगा टी सेकेंड में कुल मिला के कितना चार्ज है, टी सेकेंड्स में कुल मिला के कितना चार्ज है। अब कुल मिला के जो चार्ज है वो दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, अगर मैं वो वैल्यू डाल दूं तो उसमें अननोन क्या रहेगा, फिर टी की वैल्यू निकल जाएगी। करो कैलकुलेट, बताओ क्या आराम से, ट्राई तो करो। 2 माइक्रोकूलम स्टोर करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है?
अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, कितने प्रोटॉन होता है अल्फा में? अल्फा पार्टिकल बोलते किसको है? बोले जैसे अल्फा मेल होता है, बोले वैसा अल्फा पार्टिकल जो लीड करता है, बोले है ना। अरे अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई को। हीलियम की न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2, यानी चार्ज कितना हुआ? ट्वाइस ई, ट्वाइस ऑफ ई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q इज इक्वल्स टू 10⁻12 इंटू टी इंटू ट्वाइस ऑफ ई। ई बोल दो चार्ज ऑफ एक प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एज पर गिवन डेटा। एज पर डेटा टोटल चार्ज कितना दिया हुआ इसमें इंसिडेंट जो हुआ? 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 10⁻12 टी इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करो अब टी की वैल्यू निकालो। सीधे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, पैसा आने वाला है भैया। बोलो। 2 गेला आणि हे मेला। बताओ टी की वैल्यू क्या आएगी? तो भाई आराम से आगे कितना बाकी है? क्या बोल रहे? समझ में नहीं आया ये वाला अभी जो मिटाया तो मैंने। ओ ठीक है, कर लेते एक मिनट। पहले इसका आंसर बता दो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन समझा देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए 6.25 सेकेंड्स। आया गया? 6.25 सेकेंड्स। चलो इधर ध्यान दो। ये क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में, अ स्फीयर ऑफ लीड ऑफ मास 10 ग्राम हैज़ नेट चार्ज -2.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो एक स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है लीड का बना हुआ, इसका कुल मिला के जो मास है 10 ग्राम है, और इस पर कुल मिला के निगेटिव चार्जेस जो है, आपको जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो दिए गए हैं -2.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम दिया हुआ है ना। इसमें 2 सवाल किए गए हैं। पहला सवाल किया गया है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द स्फीयर, कि आपके इलेक्ट्रॉन्स पे कितने इस स्फीयर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता लगाओ। ये तो बहुत आसान था, ये पार्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बोले उसका फॉर्मूला होता है Q/E, टोटल चार्ज है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। चैलेंजिंग जो था दूसरा वाला पार्ट था, उसमें हमको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है पर एटम। हर एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। देखो पूरी बॉडी पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पूरी बॉडी पे, मतलब इस स्फीयर जिसका मास 10 ग्राम है, इसकी पूरी बॉडी पे 1 2 3 4 से गिनते बैठूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता चल गया। पहले कितना पता चला? 1.5625 इंटू 10⁻10। बोले इतने इलेक्ट्रॉन्स है भैया उसके ऊपर, है कि नहीं? मगर मुझे ये पूछा गया सवाल में, अरे भाई माने पूरी बॉडी पे इतना है, मगर मैं एक छोटे से एटम में अगर देखूंगा झांक कर कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, तो मैं वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो ठीक है, कोई खास बात नहीं, बहुत आसान है। आपके पास पूरी बॉडी का मास है, ठीक है। अच्छा ये मेटल किस मेटल से बना हुआ है? तो बोले वो लीड से बना हुआ है कि नहीं? अगर आपके पास इसका टोटल मास है, आपको उसका नाम मालूम है, लीड है, उसका आपको इवन एटॉमिक मास भी दे दिया उसने, तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस मास ऑफ मटेरियल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, सबसे पहले तो मैं पता लगाऊंगा इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्योंकि मुझे मालूम है 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर के एटम्स होते हैं। 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर के एटम्स होते हैं। अगर मैं ये पता लगा लूँ किसी तरह से कि 1 मोल में कितने हैं, अगर मैं ये किसी तरह से पता लगा लूँ कि 1 मोल में
सॉरी एक कितने मोल है, सॉरी माय मिस्टेक, कितने मोल है ये पता लगा ले अगर अपन, तो इससे मल्टीप्लाई करके क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। बात समझेगा बेटा? अब बोले पता कैसे लगेगा, अगर तुमको ये फॉर्मूला नहीं भी मालूम होता ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते अपन सोचेंगे ना तो वो आ जाता अपने आप। कैसे? यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, मास ग्राम में, और ये मॉलिक्यूलर मास क्या दिया है, ग्राम पर मोल। अगर इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर में ग्राम ग्राम कटेगा, ऊपर क्या आएगा, मोल। इसका मतलब हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तुमको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो इसको देखते बस तुमको पता चलता है, अरे ग्राम को इससे हम डिवाइड करेंगे तो मोल में आंसर आएगा। मतलब क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे। ठीक है, बट मुझे तो मालूम है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास उसने खुद बोल दिया 207 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो अपन ने ये वैल्यू डाले, है ना। अभी कैलकुलेशन किया नहीं मैंने, इसको आंसर वैसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने बोला ठीक है, इससे जो भी आंसर आएगा वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कितने मोल्स मौजूद है वो बताएगा। ये समझ में आया? अब मुझे ये पता लगाना है इसमें कितने एटम्स मौजूद है लीड के। कैसे पता चलेगा? अरे एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, इतने मोल में कितना होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने ठीक है म्यू की वैल्यू लिखा 10/207, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू लिखा। अब फिर ये सब कैलकुलेशन करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा ये आएगा 2.91 × 10⁻22 एटम्स। ये वो बता रहा है कि इस स्फीयर में इतने एटम्स मौजूद है। मतलब ये जो तुमने बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इतने सारे एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मगर मुझे तो क्या निकालना है, पर एटम। एक एक एटम के पास कितने हैं, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि भैया 200 इलेक्ट्रॉन्स है 100 एटम्स के पास, 200 इलेक्ट्रॉन है 100 एटम्स के पास, तो एक एटम के पास कितने होंगे, 2। कैसे पता लगाएंगे? अरे 200 को तुमने 100 से डिवाइड किए होंगे ना, तो भैया ठीक है इतने एटम्स के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक के पास कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जिसका आंसर क्या आया 5.36 × 10⁻13। जैसे कि मैंने बोला कि आंसर इनवैलिड है। क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया था वो गलत फ्रेम किया गया था, क्योंकि ये आंसर आने का मतलब ये हो रहा कि भैया एन की वैल्यू जो आ रही वो मतलब रैशनल नंबर आ रही, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो नेचुरल नंबर में आएगी। अपन अभी बोले थे तो इतने, हर एक एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना। कुछ बोल बेटा? हाँ, हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स? बेटा तो वही तो बात है ना यहाँ पे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखो ये जो वैल्यू आई, पहले मुझे एक बात बताओ, ये स्मॉल एन क्या है, ये स्मॉल एन क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मगर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। देखो फिर से जाते हैं, यहाँ पर चार्ज क्या है, माइनस में है। चार्ज क्या बेटा, माइनस में। चार्ज माइनस में होने का मतलब क्या हुआ, उस बॉडी पे कुछ एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का कुल मिला के जो चार्ज है इतना है। ये समझ में आ गया ना। ये जो चार्ज है किसका है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। हम यहाँ जो बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हम उन्हीं की बात करें जो एक्सेस में है ना। ये जो चार्ज है किसका बेटा, एक्सेस। अगर ये एक्सेस में नहीं होता तो क्या होता, न्यूट्रल होता, है ना। मान लो कि भैया ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। एक एटम में 8 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। मैं बोलूँगा इसमें बोलूँगा बॉडी का चार्ज कितना है, तो आप कितना बोलेंगे, -2 ही। आप बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 है कि। जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, जैसा एक बात थी कि भाई आप जब इलेक्ट्रॉन की बात करें, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही है, पूरे 10 की बात कर रहे क्या, नहीं, क्योंकि ये 8 प्रोटॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो गए। इनसे मिलकर तो ये क्या हो गए, न्यूट्रलाइज है वो वहां पर, मगर उनकी बात कोई नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही क्या, वो वहां पर है, मौजूद है ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, मगर उनकी कोई बात नहीं कर रहा। हम बात किसकी कर रहे हैं कि भैया ये 2 और एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन है जिनको कोई साथ में प्रोटॉन नहीं मिला, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए ऐसा, -2। तो ये 2 एक्स्ट्रा के जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनको कोई भी प्रोटॉन नहीं मिला, बात इनकी चल रही है, इनकी बात नहीं चल रही है। अब ये जो चार्ज आया माइनस में आया, इसमें माइनस में आया, इससे पता क्या चला कि भाई एक्सेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। हमने ढूंढ के निकाला कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेस में, तो ये पूरी बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेस में,
फिर हमने ये जो ढूंढ के निकाला ये पूरा आंसर कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं पर एटम। जैसे हर एक एटम, मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया, कितने हैं, 2 है। एक एटम का 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन है सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, एक XYZ एटम पकड़े और कितना 10 इलेक्ट्रॉन है, इमेजिन कर लिया अपन ने। तो उसके पास एक एटम के पास एक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। तो इसी तरह से बेटा यहाँ पर एक एटम के पास है ना एक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इट इज 5.36 इंटू 10⁻⁻30। तो ये पूरी बॉडी में कुल मिला के गिनती नहीं चल रही कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपन ने ये देखा कि देखो चार्ज इतना है, मतलब टोटल बॉडी पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। बात समझ में आया ना, टोटल बॉडी जब तक समझेंगे छोड़ना नहीं इसको। पूरी बॉडी पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन कितने, इतने आ गए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, वही होता है कि कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये पूरी बॉडी का इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ये सिर्फ उनकी बात चलती है जो ज़्यादा में है, ठीक है। फिर उसमें पता चला कि ठीक है इस बॉडी पे अगर इतने हैं, इस बॉडी में कुल मिला के एटम्स कितने, ये पता चल गया। फिर अगर इसको मैं नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड करूँगा तो ये बोलेगा कि देखो ये पूरी बॉडी में थे ना, मान लो कि भाई मैं बोलूँगा पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में मान लो कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, पूरी बॉडी में 1000 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। मैंने गिन के देखा उस पूरी बॉडी पे 50 एटम्स है, 50 एटम्स है, और मैं ये जानना चाहता हूँ एक एक एटम के पास कितना एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, है ना, 5 1 5 20 जा। तो आप बोलेंगे अरे सर एक एक एटम के पास 1 एटम के पास 20 एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक एटम के पास 1 है ना 20 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले लिए। तो ऐसा ही है, ये वही इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है जो एक्सेस में है। जो ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हुए थे उनकी तो अपन ने बात ही नहीं की। समझा है आपको, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर और देख लेना लेक्चर के बाद फिर से। अगला क्वेश्चन, हाँ जा जा बिल्कुल जा। ये आसान सा क्वेश्चन, initially sphere capital A has charge -60 E and sphere capital B has charge +40 E. The spheres are made of conducting material. The spheres are made of conducting material and are identical in size. Full stop. If the spheres touch each other, comma, what is the resulting charge on sphere A and B? तो A और B पर कितना चार्ज होगा, समझा क्या भाई? दो स्फीयर है, आइडेंटिकल है, एक पे चार्ज -60 E, दूसरे पे चार्ज +40 E। दोनों को टच करके अलग अलग किया गया। अब पता लगा दोनों पे कितना चार्ज आएगा। ओरली बता सकते इसका आंसर तो। अरे दरवाज़ा बंद नहीं किया यार प्रॉपर से, कर दे बेटा दरवाज़ा बंद। हाँ -10 है ना। देखो भाई सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। QA -60 E, QB +40 E। आपने टच करके अलग अलग कर दिए। तो मैंने इसका बेसिक फॉर्मूला भी बताया था आपको। अब भैया इक्वली बटेगा
अब वो कितना रहेगा, QA प्लस QB अपॉन 2, तो -60E प्लस 40E डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा -20E डिवाइडेड बाय 2, यानी कि -10E। मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसके पर, 10। अब चार्ज पूछा उसने एक्चुअल में, तो -10 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये रहेगा दोनों पे चार्ज, नया वाला चार्ज, ए पर भी और बी पर भी। Now the last question, एकदम इजी। आई होप ये आप कर लेंगे इजीली। इफ अ क्यूब ऑफ साइड 5 centimeter has a charge of 5 microcoulomb, not 5, 6 microcoulomb, then the surface charge density is, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना रहेगा। एक क्यूब है, क्यूब है ना, चौकोर डब्बा, उसकी एक साइड की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है कि अगर उस बॉडी के ऊपर कुल मिला के 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी। वैसे तो आपको मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, L² तो एक सरफेस का हुआ, एक साइड का डब्बा है ना, चौकोर डब्बा, तो एक साइड का एरिया कितना होता है L²। क्यूब में ऐसे कितने साइड रहते हैं, 6, तो वो हो जाएगा 6L²। तो सिग्मा जो टोटल चार्ज डेंसिटी आया है Q बाय A, 6 माइक्रोकूलम यानी 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6L², L कितना है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 5 सेंटीमीटर है याद रखना, तो 25 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, 0.25 इंटू 10⁻⁻2, 0.25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर, 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इट। यहाँ पर पहले पार्ट का पहले एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है ना। चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स अपन ने देखे। नीट में क्वेश्चन आएगा अगर इसमें, तो इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, है ना, इसी टाइप, मतलब अपन ने तो बहुत ज़्यादा ले लिए, जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के भी लिए उतना नहीं आता, बहुत बेसिक ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता बस वो। क्या टाइम हुआ, मतलब हो ही नहीं रहा टाइम, मिल ही नहीं रहा एक्स्ट्रा। DPV मैं ठीक है, काम करता है DPV जो है वेव्स की, उसका सॉल्यूशन